नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज हमारा सेट नंबर 15 होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपका आने वाले जिस भी एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाएंगे तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, जो कि आपका कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने का काफ़ी प्रबल संभावना आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो कंटेंट है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 5-7 क्वेश्चन भी आपका जो है हल होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपना साथी भी इस क्लास का जो है फ़ायदा ले सके। तो आइए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से कौन सबसे पहले भारत आया था, ये आपको बताना है। तो भारत आने वाले सर्वप्रथम विदेशी कौन थे, आइए देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सही हो जाएगा, जो कि फाहियान। फाहियान साथियों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान हम लोग का चीनी यात्री था फाहियान, ये आपको ध्यान रखना है। और बौद्ध भिक्षु थे जो लगभग 405 ईस्वी में ये भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये भी आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। और अगला देख लेते हैं, जैसे कि अगला हम लोग का है हैंसंग। हैंसंग के बारे में देख लेते हैं। तो हैंसंग जो है हर्षवर्धन का शासनकाल में भारत आया था। कब? तो 630 ईस्वी में आया था। हैंसंग कहाँ का था? तो हैंसंग चीनी यात्री था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इस प्रकार से अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से महोत्सव किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म पुरस्कार जीता है, ये आपको बताना है। तो साथियों, आपका कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में से आपका सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म पुरस्कार जो है आपका किसने जीता? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लचित द वॉरियर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किससे? कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म पुरस्कार आपका जीता है। आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं, लचित द वॉरियर ने कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एनिमेशन पुरस्कार जीता है। अगला देख लेते हैं, पार्थसारथी महंत द्वारा निर्देशित किया गया था। किसको? ये जो फिल्म था हमारा लचित द वॉरियर, इसके निर्देशक कौन थे? तो पार्थसारथी महंत इसके निर्देशक रहे हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं साथियों। इस प्रकार से जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना सर्वोच्च न्यायालय है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जो हम लोग का यूटी का आपका सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि अपना सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, रखता है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 1986 को जो है उच्च न्यायालय इसका दिल्ली में क्या स्थापित करा गया है। और यहाँ पर आपका 4 न्यायाधीशों के साथ यहाँ पर मैसूर उच्च न्यायालय, अब कर्नाटक उच्च न्यायालय, अब मुख्य न्यायाधीश अब ये शामिल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं साथियों। तो अगला हमारा कुछ सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर उसके बारे में देख लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संविधान का तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत होता है। कौन? ये सर्वोच्च न्यायालय। और इसमें जो है टोटल कितने न्यायाधीश हैं? तो अधिकतम जो है आपका टोटल 33 अधिकतम न्यायाधीश होते हैं। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीलीय और सलाहकार और क्षेत्राधिकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे उच्च न्यायालय से संबंधित। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, जो उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है राज्य का, जो उच्च न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। उच्च न्यायालय को नीचे जो जिला वाला होता है उसको बोला जाता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय। और न्यायाधिकरण के बारे में यहाँ पर अब देख लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है,
उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन शामिल है, ये आपको बताना है। तो उत्तर वैदिक काल में आपका निम्न में से कौन शामिल है साथियों? तो उत्तर वैदिक काल में हमारा हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में हमारा हो जाएगा समवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हो जाएगा सही उत्तर, जो कि उत्तर वैदिक काल से क्या है, संबंध है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वेद प्राचीन भारत में क्या है, उत्पन्न धार्मिक ग्रंथों का एक बड़ा क्या है, एक समूह है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसमें ब्राह्मण वर्ग के पुरोहित धर्म का क्या है, प्रभुत्व था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर वैदिक काल के प्राथमिक साहित्यिक स्रोत समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्वेश्चन हमारा जो है पूछ लिया गया था कि उत्तर वैदिक काल के प्राथमिक जो साहित्यिक स्रोत आपका समवेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा और अथर्ववेद हो जाएगा से उत्तर। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला हमारा है देख सकते हैं कि समवेद से संबंधित इसे क्या कहा जाता है, इससे शास्त्र, संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है, किसको, समवेद को। और यजुर्वेद पर चर्चा करते हैं। तो यजुर्वेद जो है ये आपका अनुष्ठान, अपर्ण मंत्रों, स्तोत्रों का संकलन, मंत्र पुरोहितों द्वारा व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं अनुष्ठान, ये कुछ है, ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है। और अथर्ववेद पर चलते हैं तो ये आपका वैदिक संस्कृति, प्रथा, विश्वास, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इस पर आपका अथर्ववेद जो है जानकारी का प्राथमिक स्रोत है अथर्ववेद। आइए तो आगे हमारा जो आंसर हो गया आपका क्या हो जाएगा, समवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आपका उत्तर वैदिक काल में। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जो है आपका दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर आपका क्या हो जाएगा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा दुनिया का पहला क्या ग्रेनाइट मंदिर। क्या है आपका, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, जैसे राजेश्वरम भी कहा जाता है किसको, ये बृहदेश्वर मंदिर जो एक हिंदू मंदिर है। और ये तंजावुर का तमिलनाडु जो कावेरी नदी के तट पर ये स्थित शिव की क्या है, समर्पित मंदिर है, शिव को समर्पित ये मंदिर है तंजावुर का। तंजावुर का जो मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, कावेरी नदी के तट पर है, तमिलनाडु में। आगे देख लेते हैं, दक्षिण मेरू भी कहा जाता है, इसे दक्षिण मेरू भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, महान चोल मंदिरों में से आपका एक माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, महाबलीपुरम का सौर मंदिर जो है, महाबलीपुरम का सौर मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट को क्या करता है, आपको देखता है। और आगे यहाँ पर ये भी आपका तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 8वीं शताब्दी आपका ये पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, महाबलीपुरम का सौर मंदिर को। और अब चलते हैं हम लोग हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर पर बात करते हैं साथियों। तो ये बादामी का चालुक्य का सबसे बड़ा क्या है, स्मारक है, किसका, ये बादामी का चालुक्य का सबसे बड़ा स्मारक है। और ये विजयनगर साम्राज्य में आपका सुधारा गया था, किसको, विरूपाक्ष, हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है उसको। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर पर बात करते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर अब जो है इसको ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को। और इसका जो है निर्माण अब देख सकते हैं 1250 ईस्वी में आपका निर्माण किया गया था। और यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में जो है 1984 को इसको यानी कि यूनेस्को का विश्व धरोहर यानी कि विश्व विरासत स्थल में इसको क्या किया गया, आपका शामिल किया गया 1984 को, 1984 को। प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी के महीने में यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है, चंद्रभागा मेला। आगे इम्पोर्टेंट क्या है कि पूरी गंगा राजवंश के राज नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा इसका क्या किया गया था, आपका प्रथम इसका श्रेय दिया जाता है, यानी कि निर्माण का श्रेय दिया जाता है किसको,
नरसिंहदेव प्रथम को। आगे देख लेते हैं, जैसे कि आपका महान कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ये मंदिर। आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रह है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, ये आपको बताना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा शुक्र और यूरेनस हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, शुक्र और यूरेनस हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ये आपका उल्टा घूमता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमारा सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो टोटल हमारा सौरमंडल में टोटल आपका 8 ग्रह होते हैं। और जिससे कि आपका सबसे निकट ग्रह की बात करते हैं तो बुध, उसके बाद आप बुध, फिर आपका शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का तरह गर्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र क्या है, जीवन, जहाँ पर आदमी, पेड़ पौधा, ये जो है जानवर वगैरह सारा आप रह सकते हैं पृथ्वी। उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और शनि जो है वलय वाला ग्रह शनि। उसके बाद यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह, और नेपच्यून या वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हम लोग का शुक्र और यूरेनस को छोड़कर हमारे जो सौरमंडल के सभी ग्रह आपका वामावर्त यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। और अगला हमारा है कि हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, शुक्र और जो यूरेनस यानी कि अरुण वरुण जो होता है यूरेनस, और ये आपका क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। शुक्र और यूरेनस सूर्य के विपरीत दिशा यानी कि दक्षिणावर्त में घूर्णन करते हैं, और प्रतिगामी घूर्णन के रूप में भी इसको जाना जाता है, किसको, शुक्र और यूरेनस को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेशन डुरंड के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आपको बताना है। कि ऑपरेशन डुरंडल, तो ऑपरेशन डुरंडल के दौरान हमारा जो फ्रांस ने किस प्रकार का मिसाइल का सफल परीक्षण किया है साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा परमाणु क्रूज मिसाइल। क्या हो जाएगा, परमाणु क्रूज मिसाइल का जो है आपका परीक्षण किया गया है ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस के द्वारा सफलतापूर्वक। अब देख सकते हैं इसके बारे में आपका डिटेल यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी आपको इम्पोर्टेंट है। जिससे फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है, और मुद्रा क्या है, यूरी बैंकनोट है और सिक्के है, और ये फ्रांस के द्वारा 2002 में इसे शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था साथियों। तो गोदीवाड़ा के लिए कौन सा शहर जो आपको प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध आपका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यानी कि लोदीवाड़ा का मतलब होता है आपका डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि गुजरात के लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। और लोथल के बारे में यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिया गया है कि 2 प्राथमिक क्षेत्र जैसे ऊपरी और निचली शहर, गाढ़ा ऊपरी शहर और चौड़ी गलियाँ, इस प्रकार से जो है मान के बनाने का कारखाना, ये भी आपका कहाँ, लोथल हो जाएगा। और एकमात्र बंदरगाह शहर भी ये लोथल है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है साथियों। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और मोहनजोदड़ो को आपका मृतकों को टीला के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ ऊपरी शहर और निचले शहर आपका कहाँ है, आनंग वाले। महान स्नानगर कहाँ है पूछा जाएगा, तो ये भी आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। और अनुष्ठान स्नान और कुछ हाँ शौचालय वगैरह है। अब कलिबंगन कहाँ है, कलिबंगा हमारा राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है। पूर्वी हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के अवशेष में शामिल है। आगे जैसे कि यहाँ पर हड़प्पा के अवशेषों में एक क्या है, कब्रिस्तान है, गढ़वाले गढ़ भी शामिल है।
धोलावीरा कहाँ साथियों, तो धोलावीरा आपका गुजरात में है, जो कि जल संरक्षण के लिए ये क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा साथियों, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आर के नारायण हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक आपका आर के नारायण मूर्ति हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एन आर नारायण मूर्ति हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के तरीके के बारे में यहाँ पर बताती है, किसमें, ये एन आर जो आपका ये नारायण का जो आपका बुक है, एन आर नारायण मूर्ति का जो बुक है, इसमें गांधी जी के सपने को पूरा करने के तरीके के बारे में आपको बताती है, जहाँ विकास का फल हर पुरुष, महिला और बच्चे को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि चबाहार बंदरगाह खबरों में है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है साथियों। तो चबाहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो चबाहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, कहाँ पर, ये ओमान की खाड़ी में स्थित है साथियों, आपका चबाहार बंदरगाह। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा सही उत्तर, ओमान की खाड़ी में हो जाएगा आपका चबाहार बंदरगाह। और ये खबर में आया था, जिससे कि आपका देख सकते हैं, चबाहार बंदरगाह सहयोग की सामान्य रूपरेखा तय करने के लिए 8 वर्ष बाद भारत और ईरान ने इसके संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पर, ये चबाहार बंदरगाह जहाँ कहाँ है, ये आपको बताना है। तो चबाहार बंदरगाह जो है आपका ईरान का बंदरगाह है, जो कि महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से ये आपका एक है, जो ओमान की खाड़ी में साथियों ये स्थित है चबाहार बंदरगाह। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं भारत के लिए आपका चबाहार बंदरगाह किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में आपका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इससे जो है आपका भारत अफगानिस्तान तक का माल परिवहन में पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकेगा, और ईरान तक भारत की पहुंच बढ़ेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये आपको रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच जो है समुद्री रेल और सड़कों का मार्ग भी इस प्रकार से जो आपका शामिल है, किसमें, ये चबाहार बंदरगाह, जो कि आपका ईरान में स्थित है। आइए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की है, ये आपको बताना है साथियों। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आपका स्थापना किसके द्वारा किया गया है, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाना साथियों आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कि दादा भाई नौरोजी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि किसका स्थापना किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, कौन, दादा भाई नौरोजी। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, कब, 1866 यानी 1866 को लंदन में भारतीयों और सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से की थी। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। आइए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। जैसे इस ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है किसको, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। अब बात करते हैं हम लोग 1865 और 66 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1865-66 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। आगे 3 बार जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जैसे 1866, 93 और 1906 को 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये भी हमारा जो है इम्पोर्टेंट, आपका ये स्लाइड आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी धन निकासी सिद्धांत, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आपका ड्रेन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से उन्हें 1901 की पुस्तक जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका प्रसार किया गया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती है। तो तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं किसमें होती है, ये देख लेते हैं। अमाशय की भित्ति जहाँ पर तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होते हैं। पहला क्या है हमारा लामिना प्रोपिया, उसके बाद म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस और म्यूकोसा, और उसके बाद म्यूकोसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सब म्यूकोसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका यहाँ पर तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती है इसमें जो अमाशय का, तो जो आपका दीवार। अब जैसे मलाशय तथा आहार नल की दीवार में 4 परतें होती है, जिसमें आपका सिरोसा, पेशी, सब म्यूकोसा और ये म्यूकोसा भी शामिल है। अब इसके बारे में प्रत्येक का आपका डिटेल में इस प्रकार से दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका फिगर में देख सकते हैं साथियों, तो फिगर में आपका सबसे बाहर क्या है, सिरोसा है, उसके बाद इनर सर्कुलर, आउटर, और इसको मस्कुलरिटीज भी कहा जाता है, उसके बाद म्यूकोसा है, लुमेन है, सब म्यूकोसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम भी आपको दिया गया है, डायग्राम से आप आराम से समझ सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो भारत सरकार की जो नीति है मेक इन इंडिया, इनका उद्देश्य क्या है साथियों, तो इनका उद्देश्य हो जाएगा देश में सर्वश्रेष्ठ निर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, या फिर सुस्ती को दूर करना, या फिर निर्माण की लागत में कमी, या फिर आपका उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो धूम मठ देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो धूम मठ हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो धूम मठ हो जाएगा आपका दार्जिलिंग में स्थित है धूम मठ, ये आपको याद रखना है। धूम मठ कहाँ है, दार्जिलिंग में स्थित है। दार्जिलिंग उत्तर पूर्व भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि पहाड़ी इलाका, और यह दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है, दार्जिलिंग से स्पष्ट दिखाई देती है। और उसके बाद कोर्सेवांग सफ़ेद आर्किड की भूमि के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन, ये कोर्सेवांग सफ़ेद आर्किड के भूमि से नाम से जाना जाता है, जो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग राजमार्ग पर ये हिल स्टेशन है। अब गेट टू नॉर्थ इन, ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे आपका पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर को, पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी शहर है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है, क्या है, कलिम्पोंग एक है पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है, जो बौद्ध मठों और चर्चों के लिए प्रसिद्ध है, कलिम्पोंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है सुग्गी भारत में देश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों। तो सुग्गी हमारा क्या हो जाएगा, तो सुग्गी आपको बताना है सुग्गी भारत कौन सा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सुग्गी हो जाएगा हमारा सही उत्तर कर्नाटक राज्य से संबंधित है सुग्गी, एक लोक नृत्य। यहाँ पर जो सुग्गी नृत्य कर्नाटक में फसली त्यौहार है, और यह भारत में हलक्की जनजाति द्वारा ये किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब कर्नाटक का अन्य जो लोक नृत्य है उसके बारे में साथियों देख लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि डोलू कुनिता, क्या है, डोलू कुनिता है, तोगालुक गोम्बियाता है, कारागा है, फिर बिरियासे है, कामसाले है, और गोरवारा, ये कुछ आपका लोक नृत्य है कर्नाटक के, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा कुछ शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका भारतनाट्यम नृत्य और आपका उद्भव।
तो भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर भारत, सत्रिया आसाम। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, आपका डायरेक्ट आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ज़रूर। अब बात करते हैं हम लोग साथियों आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधे की जड़ों की अधिचर्म कोशिकाओं में किसके होने से उनकी अवशोषण सतह बढ़ जाती है, ये आपको बताना है कि किसका किसके होने से, हाँ किसके होने से जो अवशोषण की सतह है वो बढ़ जाती है। तो किसके होने से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोल रोम के होने से पौधे की जो अधिचर्म कोशिकाओं में होने से अवशोषण की सतह आपका बढ़ जाती है। ये आपको देख सकते हैं, इसका हम लोग फिगर भी लेकर आए हैं। तो मूल रोम आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूल रोम पर आप देख लेते हैं, यह अधिचर्म कोशिकाओं का विस्तार है और ये जड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाता है और पानी का अवशोषण तत्वों का बेहतर अवशोषण करने में मदद करता है। और क्या है, अंतः त्वचा जमीन के उत्तक में क्या है, ये स्टेल और आपका अलग अलग करना है और खनिज के संचालन की जांच भी करता है। और रंध्र का तो आपको पता है, ये पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका आदान प्रदान होता है। ये आपका कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मूल रोम की वजह से क्या होता है, ये आपका सतह जो है बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है आपका अधिचर्म कोशिकाओं का विस्तार होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सदानम पी.वी. बालकृष्ण ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा, तो बालकृष्ण ने कौन से नृत्य में संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार जीता है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथकली में जो है इन्होंने अपना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है पी.वी. बालकृष्ण ने। आइए अब इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उसी प्रकार से आपका टोटल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल और सत्रिया आपका आसाम। ये 8 आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। अब लावणी, जैसे लावणी कहाँ है, लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ढोलक के ताल पर किया जाता है। मराठी लोक रंगमंच। भारतनाट्यम ये तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2024 में आम चुनाव में कितने राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं का अनुपात जो है ये अधिक रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, जो हमारा जो आपका रेशियो है कितने राज्यों में आपका अधिक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका 12 राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में आप देख सकते हैं, जैसे टोटल 12 है लोकसभा चुनाव 2024 में। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में हुआ है, तो ये 7 चरणों में आपका 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसको करा लिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल जो है 96.8 करोड़ मतदाता शामिल हुए थे वोटिंग में, और 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात जो है पुरुष मतदाताओं से अधिक देखने को मिला है इस बार आपका लोकसभा चुनाव 2024 में। और इस वर्ष में चुनाव में आपका 85 लाख से अधिक ऐसी महिला मतदाता भाग लेंगी जिनका ये पहला मतदान होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी का आपका प्रमुख सहायक नदी है। तो कोयना, भीमा, तुंगभद्रा हो जाएगा आपका सही उत्तर। किसका हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी का जो है ये सहायक नदियाँ हैं। कौन, ये कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो कृष्णा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में जैसे आपका सिंधु के बारे में आपका देख सकते हैं, इसका उद्गम हिमालय के सहायक नदियाँ जास्कर, द्रास, ये कुछ है। अब महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इसका कौन कौन है, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, ये सिंधु का सहायक नदियाँ हैं। गंगा का सहायक नदियाँ
घघरा, सोन, गंडक, कोसी, गोमती, देवनंदी, यमुना और भी है। यमुना का चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना का है। ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, दिबांग है, लोहित है, तीस्ता है। ये किसका? ब्रह्मपुत्र का। और गोदावरी पर बात करते हैं तो गोदावरी जो है मंजेरा, पेनगंगा और वर्धा, ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखना है। वर्धा, इंद्रावती, वेनगंगा, सबरी, प्राणहिता, ये गोदावरी का। और कृष्णा पर बात करते हैं तो कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये कृष्णा का हो जाएगा। और महानदी पर चलते हैं तो महानदी का आपका तेल, जोंक, मंड, हसदो, ये महानदी का। और नर्मदा पर हिरन, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ताप्ती पर बात करते हैं तो ताप्ती का भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कावेरी पर एक नज़र देख लेते हैं तो कावेरी का हमारा हो जाएगा आपका हेमावती, अमरावती, भावनी और आपका सिमसा, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब आगे चलते हैं साथियों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नदी का जो है यहाँ पर आपका पूरा जो है कौन कौन सा नदी आपको कहाँ से होकर आपको बहती है और सहायक नदियाँ है, ये आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2024 में तीरंदाजी विश्व कप का आधिकारिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो 2024 का तीरंदाजी विश्व कप का आधिकारिक नाम क्या था साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हुंडई तीरंदाजी विश्व कप। क्या हो जाएगा? हुंडई तीरंदाजी विश्व कप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहाँ? ये संघाई में शुरू हो गया। अब यहाँ पर कितना संस्करण है अगर पूछा जाएगा तो 8वां संस्करण है, इसमें आपको ध्यान रखना है। और भारत ने विश्व कप के पहले चरण में 16 सदस्य तीरंदाजी टीम जो है भेजी है, जिसमें 8 पुरुष और 8 महिला शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो बिजली के बल्बों में है आपका कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो बिजली के बल्बों में जो है आपका नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। अब इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। नाइट्रोजन हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन यानी कि फिलामेंट के ऑक्सीजन को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस जैसे रासायनिक रूप से गैसों को निष्क्रिय गैसों से भरी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में आपका दिया गया है कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 7 होता है, जिसको N से प्रदर्शित किया जाता है, और जो कि वायुमंडल में आपको 78% आपको देखने को मिलता है, मतलब पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है? गंधहीन, रंगहीन और आमतौर पर प्राकृतिक अक्रिय गैस मानी जाती है इसको, नाइट्रोजन को। अब रदरफोर्ड ने ये कुछ आपका देख लेते हैं। अगला हमारा है आपका हाइड्रोजन से संबंधित कुछ है। अब जैसे आपका परमाणु संख्या 1 होता है, इसको H द्वारा दर्शाया जाता है, और हेनरी कैवेंडिश के द्वारा आपको हाइड्रोजन को खोजा गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। तो इसका कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका प्रतीक कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु संख्या कार्बन का 6 होता है। इसका CO2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और जोसेफ ब्लैक के द्वारा इसको खोजा गया CO2 को। हैलोजन पर बात करते हैं, तो हैलोजन जो है का धातु है जो मौलिक रूप से आपका मौजूद नहीं होती है, जैसे आपका ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और भी आपका होता है, जो कि हैलोजन में आता है, जो कि ग्रुप 17 का तत्व जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों? तो प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो संविधान का प्रस्तावना का पहचान जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो N.A. पालकीवाल के द्वारा आपका दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसके बारे में अगला देख लेते हैं। जैसे भारत की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, और इसमें संविधान का सारांश है, ये भी आपको। और ये जो है N.A. पालवीकल ने से संविधान का पहचान पत्र कहा है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट हाँ साथियों, तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और जाते जाते एक लाइक भी करते जाइए साथियों। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।